हेलो दोस्तों, आज हम गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टर्म 1 के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो आप फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। द TNEI इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बच्चों, TNEI के वर्ड से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। TNEI का मतलब होता है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बेटा ये दूसरा नाम आप ऐसा समझ लो, दिस इज द नेम विच इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको याद कराने के लिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। बच्चों, अगर एक क्लोज सरफेस का या गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, तो एक पॉइंट, अगर एक मान लीजिए एक स्फेरिकल गॉस सरफेस है, तो इसके अंदर चार्ज जो रखा होता है उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है इन सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंट पूछा है, डोंट लाइक कंफ्यूज विद दिस थिंग। इंडिपेंडेंट टर्म नहीं बताना, इंडिपेंडेंट बताना है। पहला पार्ट क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द क्लोज सरफेस ओनली। बच्चों, पोजीशन चार्ज की चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, बस इस बात पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कि अंदर कितना चार्ज मौजूद है। जी हाँ, तो पहला ऑप्शन भी इंडिपेंडेंट है इसके ऊपर। दूसरा, चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस ओनली। बच्चों, आउटसाइड चार्ज के ऊपर ये सरफेस का फ्लक्स डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब इस पे भी इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों पे हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट होगा। यस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन बोथ द थिंग्स। तो ऑप्शन आंसर जो हमारा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज डेंसिटी और आउटसाइड चार्ज, दोनों पे इंडिपेंडेंट होगा मित्रों। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस लॉ हेल्प्स इन। गॉस लॉ किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सिचुएशन व्हेन कुलाम्स लॉ फेल। नहीं बेटा, कुलाम्स लॉ से फेल होने पे नहीं यूज होते, कई जगह कुलाम्स लॉ और ये दोनों एप्लीकेबल हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। गॉस लॉ का यूज होता है जब हमारा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सिग्मा लैम्डा रो, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे मित्रों। गॉसियन सरफेस नीडेड फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, देखो बच्चों, गॉसियन सरफेस क्या होता है, चार्ज के अराउंड एक क्लोज सरफेस हम लोग मान लेते हैं। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर को मैच कर रहा है। पहला पार्ट है एनी सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नहीं, एनी सरफेस नहीं बच्चों। ओनली स्फेरिकल सरफेस, बिल्कुल नहीं, सिलेंड्रिकल भी होता है और कई प्रकार के पॉसिबल हैं। नेक्स्ट होता है बेटा आपका एनी क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज। जी हाँ बच्चों, क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज इज पॉसिबल फॉर द गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, गॉस लॉ शुड बी इनवैलिड इफ। गॉस लॉ हमारा कब इनवैलिड होता है, गॉस लॉ इनवैलिड कब होता है हमारा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेटा गॉस लॉ इनवैलिड होता है जहाँ पे, देखो बच्चे, गॉस लॉ जनरली इन्वर्स स्क्वायर लॉज को फॉलो करता है, तो जहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ वैलिड नहीं होता वहाँ पे गॉस लॉ हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है, देयर इज अ मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स के लिए बेटा वैलिड होता है। द इन्वर्स स्क्वायर लॉ वेयर नॉट एग्जैक्टली ट्रू। हाँ बेटा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ नॉट ट्रू नहीं होता, वहाँ पे गॉस लॉ इनवैलिड हो जाता है। ये बहुत कंसेप्चुअल बातें हैं बच्चे, आपको समझनी पड़ेंगी। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेयर यूनिवर्सल, ये सब कुछ नहीं है बेटा, इन सब पे वैलिड है। तो हमारा आंसर 4th का बी हो जाएगा, जहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ प्लेस ड्यू टू अ चार्ज इज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, इट इज हैविंग डिफाइंड डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हो जाएगा इन दिस केस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6th की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू रीड इट केयरफुली। इन द डायग्राम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज। देखो बच्चों, गॉस लॉ ने बताया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, और ये होता है टोटल चार्ज, क्यू इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस की अगर आप बात करें,
अगर इस सरफेस की बात करें बच्चों, तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा मित्रों, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन बी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, गॉस लॉ हमने अप्लाई किया। गॉस लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट। मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज यहाँ पे Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 7 पे। गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द फोर्स ऑफ द चार्जेस वेरीज एज। देखो बच्चों, गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, जब फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो आर स्क्वायर के। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो फोर्स हमारा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर -2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7th का बी। 7th का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट ऑप्शन। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मित्रों, आप फटाफट समझ सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होता है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स की यूनिट की बात करो तो ये होती है कुलाम, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो चार्ज की यूनिट होती है वो कुलाम। कुलाम तो ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुलाम होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। यस बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड की पावर -3 एस ए की पावर -1। तो हो जाएगा M1 L1 T -3 A -1। कौन सा ऑप्शन है, M1 L1 T -3 नहीं, गलती से यहाँ पे +3 छप गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। M1 L1 T -3 A -3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द यूनिट ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। बेटा देखो, कंडक्टर जनरली हम लोग एक शीट मान के चल रहे हैं। तो देखो, अगर इसमें क्लियर नहीं बोला है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन चार्ज कंडक्टर का मतलब हो गया, अगर वो जनरली अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से चलें तो एरिया होता है उसका डिफाइंड। तो एरिया होता है तो उसका हम सिग्मा निकालते हैं, और वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कुलाम पर मीटर स्क्वायर। यस, कुलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। बट बच्चों देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो हो जाता है कुलाम पर मीटर, और अगर एरियल चार्ज डेंसिटी हो जाती है तो आपका हो जाता है रो सिग्मा, दैट इज कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और रो होता है तो कुलाम पर मीटर क्यूब। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी इक्विवेलेंट नहीं है यूनिट। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जी हाँ, फोर्स होगा न्यूटन, चार्ज होगा कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम इज वैलिड, पहला हो सकता है। दूसरा बेटा फॉर्मूला होता है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी में और बता दूं आपको, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो आप फोर्स को लिख सकते हैं वर्क अपॉन सेकेंड, वर्क होता है जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड का मतलब यहाँ पे होगा जूल अपॉन में कुलाम, या सॉरी एस इज मीटर्स, आई एम सो सॉरी, कुलाम मीटर, तो जूल सेकेंड पर कुलाम मीटर, ये भी हमारा पॉसिबल संभव है। और तीसरा सी वाला देखते हैं, ई इज इक्वल टू -dv/dr, dv इज वोल्ट एंड dr इज मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ दिस वन। तो ये वाला यूनिट इसका इक्विवेलेंट नहीं है, दैट इज बी ऑप्शन कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे बच्चों। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द फिक्स पॉइंट द फील्ड विल बी। देखो बच्चों, एक ही पॉइंट से या तो आउटवर्ड जा रही हो या तो इनवर्ड जा रही हो, तो इस तरह की फील्ड को हम लोग बेटे देखो रेडियस के अलॉन्ग आ रही है। देखो अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर मान लीजिए बेटा एक सर्कल, यस, अगर बेटा हम इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये अगर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियस के अलॉन्ग जाती है, इसीलिए इसको हम लोग रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम बेटा सेम कहानी इनवर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, इनवर्ट के लिए भी सेम कहानी एप्लीकेबल है। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटवर्ड होगी एक गिवन पॉइंट से, या इनवर्ट होगी, तो उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
द सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। बेटा सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए लेट अस से दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर एग्जैक्टली। अब इस सिलेंडर में क्या हम लोग ले रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आप मेरी बात ध्यान से समझो तो पैरेलल लाइंस ले रहे हैं सिलेंडर के सरफेस की। बेटा अगर हम सिलेंडर के सरफेस के, एक सेकंड, हाँ जी, सिलेंडर के सरफेस के पैरेलल लाइंस ले रहे हैं तो इस सरफेस को, सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस, जो ये वाला सरफेस आप देख पा रहे होंगे, इसको एक भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। और बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हैं तो उस सरफेस का फ्लक्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। तो उसने क्या बोला है, थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सरफेस ऑफ द सिलेंडर का फ्लक्स जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि इस सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फीयर एट, सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेटेलिक स्फीयर ले रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉलो स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। आउटसाइड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो बेटा ये वेबर से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेबर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। यस बच्चों, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई होता है न्यूटन पर कूलम, डी एस होता है मीटर स्क्वायर। यस बच्चों, न्यूटन पर कूलम और ये होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ई की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी तो लिख सकते हैं इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट मीटर भी हमारी यूनिट संभव है, पॉसिबल है इसकी। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15th क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा, दैट इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। क्या कह रहा है, अ चार्ज प्लस क्यू इंड्यूस इन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक हम लोगों ने आर रेडियस का, एक हमने सिलेंडर स्फीयर मान लिया जिसके आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज है, इसका रेडियस जो है मित्रों वो आर है। उसने पूछा था इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, एट अ डिस्टेंस एस फ्रॉम द सेंटर, एस फ्रॉम द सेंटर से पूछा है एस। तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी एस स्क्वायर के। जी हाँ, क्योंकि आउटसाइड जो पॉइंट, एक अगर हम एक पॉइंट आउटसाइड ले रहे हैं एक स्फीयर के, आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एस स्क्वायर, क्यू बाई एस स्क्वायर। तो क्यू बाई एस स्क्वायर आउटसाइड, इनसाइड बेटा प्रोपोर्शनल टू आर हो जाती है अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। बहुत सारे MCQs के लिए बच्चों आप चैनल पे विजिट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मित्रों।